हवेली अस खानजादी जी लाला, हम कल सुबह आएंगे गांव। यहाँ दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ। बस दुआ करें सुबह खैरियत से पहुंच जाएं हम। और अम्मा को भी बता देना कि आ रहे हैं हम। ठीक है शफीक, मैं अम्मा को बता दूंगा। सब बहुत खुश होंगे तुम सबके वापस आने पर। नवाब भी आएगा ना साथ? हाँ हाँ लाला, नवाब भी आएगा साथ, और शानू भी। सब आएंगे अपने घर वापस। बस अब और नहीं दूर रहना, जो होगा देखा जाएगा। हम कल ही आ रहे हैं वापस। ठीक है शफीक, हम सब कल बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। और बच्चों, मार करेंगे, और बच्चों और भाई का भी। हनीफ भाई मुस्कुराते हुए बोले और फोन बंद कर दिया। शानो की अम्मा, कहाँ हो? यहीं हूँ। क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं आप? आपने तो डरा दिया मुझे, और अब हंस रहे हैं कर्मा वालिए। मैंने तो ये पूछना था कि सारी तैयारी हो गई? सुबह जाना है हमें, जल्दी निकलना है सुबह, नहीं तो बस निकल जाएगी और अगली बस फिर शाम को मिलेगी। इसीलिए सारी तैयारियां अभी खत्म कर लो। अच्छा ये बात थी, तैयारियां तो सारी मुकम्मल है। बस शानू और नवाब को देख लूं मैं जरा, इनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। शानू ने जब से सुना है गांव जाने का, उदास बैठी हैं तब से। कहती है मुझे गांव नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। डरना किस बात का, इसे कहो परेशान ना हो, हम हैं उसके साथ। ये गांव के वही तो पहली बड़ी है। चंद साल ही थे हुए हमें यहाँ आए हुए। अब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते ना। तुम देखो जाकर उनको, मैं नमाज पढ़ाऊं। नवाब को भी भेज दो। अच्छा कहते हुए अम्मा शानू की कमरे की तरफ चल पड़ी। शानू बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। अम्मा ने आवाज दी तो डरकर उठ बैठी। कौन? हूं के नाम पर इतना डर? अरे मैं हूँ, तुम्हारी अम्मा। शानू क्या हुआ मेरी बेटी? पहले तो ऐसी नहीं थी, इसीलिए तो नवाब मजाक बनाता रहता है तुम्हारा। इतना मत डरा करो मेरी बेटी, बहादुर बनो। वो शानू के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। शानू जल्दी से अम्मा के गले लग गई। अम्मा मुझे नहीं जाना गाँव, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो मार देगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपने पास बुलाता है। अगर मैं यहाँ से गई तो वहां भी आ जाएगा मेरे पीछे, मुझे मारने के लिए। शानू कौन मार देगा तुझे, और कौन बुलाता है तुझे अपने पास? ना डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो बस तुम्हार ओ हम है, और कुछ नहीं। इस बात को समझो मेरी बच्ची, ये सब बस वहम है और कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, ये सब वहम नहीं है। वो मुझे रोज नजर आता है ख्वाब में, उसका चेहरा नहीं देख पाती मैं, लेकिन उसकी आवाज मुझे कुछ सुनी सुनी लगती है, लेकिन याद नहीं आती वो आवाज किसकी है। मैं इसी डर से सो नहीं पाती कि अगर सोई तो फिर से उसकी आवाजें मेरी कानों में गूंजने लग पड़ती है। वो मुझे मार डालेगा। कहता है मैं बस उसकी हूँ, किसी और के बारे में सोचा तो मार देगा मुझे। अम्मा आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहने दें। अगर मैं यहाँ से गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करें। शानो पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोते हुए डरते हुए बोल रही थी। नहीं शानो, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उठकर वजू करो, नमाज पढ़ो। मैं जरा नवाब को देख लूं, इसको मस्जिद भेज कर आती हूँ मैं। शानो के सर पर हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नवाब उठ जा, छोड़ दे इस फोन की जान। तेरे अब्बा कब से मस्जिद चले गए हैं, कह रहे हैं तुझे भी भेज दूं। अपने आप तो तौफीक हुई नहीं तुझे कि कहे बगैर चला जाए। जा मस्जिद, तेरे अब्बा इंतजार कर रहे होगे तेरा। अच्छा अम्मा जाता हूँ, बस ये गेम खेल लूं। आग लगे तेरे फोन को, जिसने माँ बाप का नाफरमान बना दिया है तुझे। वो तब गई। कोई शर्म ही नहीं रह गई तुझमें कि बाप इंतजार कर रहा है मस्जिद में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का पैगाम आया नमाज का, और तुझे गेम खेलने की पड़ी है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, छोड़ दो इस गेम को। कब्र में इस गेम ने नहीं बचाना तुझे, नमाज ने बचाना है। अपने अमाल दुरुस्त कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ मस्जिद और आकर अपना सामान पैक करो, सुबह जल्दी निकलना है हमें गाँव के लिए। जी अम्मा मैं चलता हूँ। नवाब फोन रखकर जल्दी से बाहर निकल गया, और वो भी नमाज की तैयारी में लग गई। उनकी आदत थी नमाज की। दोनों मियाँ बीवी खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और बच्चे भी। नमाज पढ़कर सब सोने चले गए। नवाब ने अपनी पैकिंग कर ली, क्योंकि अम्मा ने सख्ती से कहा था कि रात को ही पैकिंग करके सोए। शानो भी अपनी पैकिंग कर चुकी थी ना चाहते हुए भी, और सोने के लिए लेट गई। खुद को एक अनजानी सी जगह देखती है और एक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते ही शानो भागने लग पड़ती है। भागते भागते वो थक जाती है, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं होता। वो शख्स अभी भी शानो के पीछे ही आ रहा होता है। उसकी हंसी की आवाजें फजा में गूंज रही होती हैं। शानो भागती चली जाती है कि अचानक उस शख्स से टकराकर गिर जाती है। बकर गिर जाती है और शानो की आंख खुल जाती है। शानो को बैठी देख अम्मा। शानो का बुरा हाल होता है डर के मारे, उसका चेहरा पसीने से भर गया होता है। शानो की भी आंख खुल जाती है। क्या हुआ शानो? वो शानो के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है। कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे प्यास लगी थी, पानी पीकर सोने लगी हूँ। शानो बहाना कर देती है और जल्दी से उठकर पानी पीकर वापस आकर लेट जाती है। जानती है अगर अम्मा को बताए तो वो परेशान हो जाएंगी। ये तो मामूल की बात थी। शानो समझने से कासिर थी कि कौन है वो शख्स, क्यों पीछा करता है मेरा, उसका चेहरा क्यों नजर नहीं आता मुझे, और उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन फिर भी शानो पहचान नहीं पाती उसे। सारी रात शानू ने जाकर गुजारी। उसके साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता था। डर के मारे सारी सारी रात जागती रहती थी शानो। फजर की अजान की आवाज़ आई तो शानो और अम्मा नमाज पढ़ने की तैयारी में लग गई। नवाब और अब्बा भी मस्जिद की तरफ चल पड़े। नमाज पढ़कर अम्मा और शानो दोनों नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। जैसे ही वो दोनों ने घर आए, सब ने मिलकर नाश्ता किया और तैयार होकर गाँव के लिए रवाना हो गए।
दोपहर तक वो लोग गांव पहुंच गए। बस से उतरकर वो लोग तांगे पर बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो अपने घर के सामने थे। 3 साल बाद घर को देखकर शानो की अम्मा अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। नवाब ने आगे बढ़कर अब्बा के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर गए तो सामने माँ को बैठे देख जल्दी से आगे बढ़े और माँ के हाथ चूमते हुए इनके गले लग गए। 3 साल बाद माँ बेटे को घर में देखकर आबदीदा हो गई। अरे अम्मा, अब क्या बस बेटे को ही सारा प्यार दे देंगी? थोड़ा हमारे लिए भी बचा लें। शानो की माँ भी जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग गई। शानो और नवाब को दूर खड़े देख दादी ने उनको पास आने का इशारा दिया। वो दोनों भी दादी के गले लग गए। कैसे हैं मेरे बच्चे? वो दोनों को बारी बारी प्यार करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ दादी, लेकिन ये आपकी पोती अब्दी वैसी की वैसी है, चुड़ैल। नवाब कहते हुए वहां से। दादी जान, देखा आपने, ऐसी तंग करता रहता है ये मुझे। शानो मुंह फुलाते हुए बोली। अगर अब्बा यहाँ होते तो इसकी हिम्मत नहीं हुई थी बोलने की। आने दे अब्बा को, फिर बताती हूँ इसको। अरे कोई बात नहीं शानो, भाई है तेरा छोटा, वो भी एक ही। मजाक कर लेता है तेरे साथ, नहीं मजाक करेगा तो कौन करेगा? देखो कौन आया है। वलीद दरवाजे से अंदर आते अपनी ख्यालों में मगन ऊपर की तरफ जाने ही लगा था कि दादू ने वलीद को टोका। वलीद इधर तो आओ, देखो तो जरा कौन आया है। वलीद ने एक नज़र सरता पांव शानो को देखा। अस्सलाम वालेकुम। शानो ने सलाम किया और नजरें झुका गई। वलीद अभी भी शानो की तरफ देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन है ये दादू? मैंने पहचाना नहीं। वलीद कंधे उचकाते हुए बोला। लो कर लो गल, ये शानो है जिसकी बातें बताती रहती हूँ मैं तुम्हें। कल बताया तो था शानो आने वाली है, पर तुम तो जब से अंग्रेजों के मुल्क से पढ़ाई करके आए हो अपनों को भूल ही गए हो। ओह अच्छा, तो ये है शानो। वलीद दादो के पास बैठते हुए बोला। अब तबीयत कैसी है आपकी? वलीद ने कहा तो शानो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग पड़ी। मुझे क्या हुआ था? शानो हैरानगी से बोली। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता दादो ने वलीद को कूनी मारी। चलो उठो, जाकर मुंह हाथ धो, क्या हुलिया बना रखा है अपना, जाओ ऊपर, बातें तो होती रहेंगी। दादो ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वलीद कंधे उचकाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैं ताई जान से मिलकर आती हूँ दादो। शानो उठकर ताई जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर दरवाजा नॉक किया। अस्सलाम वालेकुम ताई जान कहते हुए शानो कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी, वो बोल उठी। बस बस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम कहते ही कमरे से बाहर निकल गई। ताई जी पिछले लॉन में थे, शानो भी वहीं चल पड़ी। बाकी सभी वहीं पर थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू, शानो कहते हुए उनके साथ लग गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? शानो के सर पर हाथ रखते हुए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक कहते हुए शानो कुर्सी पर बैठ गई। अरे भाई चलें सब अम्मा के पास, अम्मा अकेली बैठी हैं। अम्मा को वहाँ अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं, शानो के अब्बा ने कहा तो सब वहाँ चल पड़े और जाकर चारपाइयों पर बैठ गए। ताई अम्मा सबके लिए चाय लेकर आई तो शानू ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे उनके हाथ से पकड़ ली। लाइए ताईजान, मैं दे देती हूँ सबको। शानू मुस्कुराते हुए सबको चाय सर्व करने लग पड़ी। चाय पीने के बाद शानू ताई जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। ताई जी लाए, मैं आपकी मदद करवा दूं खाना दस्तरख्वान पर लगवाने में। कहते हुए शानू खाना उठाने ही लगी थी कि उन्होंने टोक दिया। खबरदार, जो किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तभी वलीद किचन में दाखिल हुआ। अमीद, खाना जल्दी लगा दे। तभी उसकी नज़र शानू पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वलीद को देखते ही शानू आंसू साफ करते हुए वहां से निकल गई। कि कुछ कहा क्या आपने? वलीद, अम्मी ये शानू को क्या? ओह, रो क्यों रही है चान? जांचती नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं कहा मैंने उसे, उसकी तो आदत है बात बात पर रोने की, हर बात का उल्टा मतलब समझ लेती है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि बाहर जाकर बैठो, खाना मैं खुद लगा लूँगी। इतनी बात पर रोने लग पड़ी। अच्छा अम्मा, जल्दी कर लें, बहुत भूख लगी है। अच्छा तुम चलो, मैं लेकर आ रही हूँ खाना। सबने मिलकर खाना खाया। वलीद की नज़रें शानू पर थी, वो चुपचाप खाना खा रही थी। खुद पर वलीद की नज़रें महसूस हुईं तो शानू ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद शानू पिछले लॉन में चली गई। पिछले लॉन में झूले पर बैठ गई। अभी वो झूले पर बैठी ही थी कि नवाब वहाँ आ गया। उसने तेज़ी से झूला झुलाना शुरू कर दिया। झूला झुलाता रहा। अब रुक जाओ, ना करो, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन नवाब ने उसकी एक ना सुनी और तेज तेज आखिरकार जब थक गया तो रुक गया। शानू जल्दी से नीचे उतरी और नवाब के पीछे दौड़ पड़ी। नवाब ने शानू को अपनी तरफ आते देखकर सामने की तरफ दौड़ लगा दी। शानू भागते भागते हवेली में दाखिल हो चुकी थी। नवाब उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शानू ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसका सर चकराने लग पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। जब होश में बाया आई तो खुद को बस्तर पर पाया। उसके इर्द गिर्द जमा थे। एक नज़र सबको देखते ही उसने आंखें बंद कर ली। सब कमरे से बाहर निकल गए। आखिर शानू वहां गई कैसे? दादू ने पूछा। दादू, वो हम दोनों खेल रहे थे कि दौड़ते दौड़ते मुझे पता ही नहीं चला कब शानू अंदर चली गई। हमें पता भी नहीं चलता अगर वलीद भाई ने अपने कमरे की बालकोनी से उसे अंदर जाते हुए ना देखा होता तो। ध्यान रखा करो, आइंदा शानू वहां ना जाए। तुम बच्चे तो नहीं हो नवाब, और ना ही किसी बात से अनजान हो। तुम जानते भी हो सब कुछ। बहुत मुश्किलों से हमने उसे इस झंझाल से बाहर निकाला है।
मैं नहीं चाहता कि फिर से शानू की तबीयत खराब हो। बहुत मुश्किलों से उसकी तबीयत संभली है, और अगर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझे तुम? जी अब्बा जी, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। नवाब शर्मिंदा सा सर झुका गया। शानू ज़ोहर की नमाज अदा करके छत पर चली गई और हवेली की तरफ देखने लग पड़ी। हवेली में ऐसा क्या था जो मैं भी खुश हो गई, और ये लोग हवेली में क्यों नहीं जाते? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। शानू अपनी ख्यालों में मगन खड़ी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वलीद उसके साथ आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? वलीद ने बोला। वलीद बोला तो शानू गर गए उसकी आवाज़ पर। वलीद, तुम कब आए? उल्टा इसी से सवाल कर दिया। मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, तुम ही पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। इतना डरती क्यों हो तुम? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ? वलीद की बात पर शानू मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों डर जाता है छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि हवेली में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? ये भी तो इस घर का हिस्सा है तो फिर? शानू की बात पर वलीद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम वाकई नहीं जानती कि क्यों नहीं जा सकते हम लोग हवेली में? उल्टा वलीद ने उसी से सवाल पूछ डाला। नहीं, मैं नहीं जानती। शानू ने सर ना में हिला दिया। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता ताई जी वहाँ आ गई। वलीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लिनिक नहीं जाना क्या? बस अम्मी, जाने ही लगा था, यूं ही छत पर आ गया। सोचा कुछ देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप ही नहीं है बल्कि बारिश का मौसम लग रहा है। चलो शानू, ठंड लग जाएगी। उसकी फिक्र मत करो, तुम बच्ची नहीं हो, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम जाओ क्लिनिक के लिए, देर हो रही है तुम्हें। माँ की बात पर वलीद सर हिलाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही वो शानू को तप गई। दूर रहो मेरे बेटे से। खबरदार जो आइंदा मेरे वलीद के आसपास भी नजर आई तो। सब जानती हूँ मैं तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद। पहले के दुख में भूली नहीं हूँ अभी, अब और नहीं। आइंदा मुझे मेरे वलीद के पास नजर भी आई तो जान से मार दूंगी तुम्हें। इससे पहले कि शानू कुछ बोलती वो नीचे की तरफ बढ़ गई और शानू भी अपने कमरे में जाकर रो दी। ताईजान, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? शानू समझ नहीं पा रही थी उनका रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है। रोते रोते शानू की आंख लग गई। दिसंबर शुरू हो चुका था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सर्दी में इजाफा हो चुका था। असर की नमाज पढ़कर बाहर गई तो सब खुश गप्पियों में मसरूफ थे। ताई जी सबके चाय पकौड़े बनाकर लाई थी। सब खाने में मसरूफ थे। शानू भी वहां जाकर बैठ गई। बातें करते करते पता ही नहीं चला शाम हो गई। सब नमाज पढ़कर अपने अपने कमरों से निकलकर साथ बरामदे में बैठ गए। चार पाइयों पर दरमियान में ताई जी ने एक बड़े से लोहे के बर्तन में आग जलाकर रखी हुई थी। शानू अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब नवाब घर आया, वो थोड़ा भीग चुका था बारिश में। नवाब को देखते ही ताई जी जल्दी से आ गए। ये क्या हाल बना रखा है? छतरी साथ रखते हैं वलीद, जब पता था कि बारिश का मौसम है तो? नहीं तो गाड़ी में ही बैठे रहते, फ़ोन करते थे, मैं छतरी ले आती तुम्हारे लिए। अपने दुपट्टे से वलीद का सर साफ करते वो बेचैनी से बोल रही थी। अम्मिया, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ। कहते हुए वलीद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके वापस आ गया। वलीद आकर शानू के साथ बैठ गया चारपाई पर। कैसा गुजरा आज का दिन? मुस्कुराते हुए शानू से पूछने लग पड़ा। ताई जी की नज़रें शानू पर ही थीं। वो गुस्सीली नज़रों से शानू की तरफ देख रही थीं। शानू बिना वलीद की बात का जवाब दिए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शानू अभी अपने कमरे के पास पहुंची ही थी कि कोई उससे टकराते हुए तेजी से गुजरा और उसके पीछे पीछे भी शानू से कोई लड़की टकराते हुए गुजरी। आप लोग? वो जल्दी से बोली। शानू गिरते गिरते बची। कौन है आप? लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन थे ये? कौन थे ये लोग? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता। शानू उन दोनों का चेहरा नहीं देख सकी थी। शानू कमरे में आई ही थी कि वलीद भी पीछे चला आया। क्या बात है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने? वलीद मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। इस डर से कि अगर ताई जी ने वलीद को मेरे कमरे में देख शानू घबरा गई, उसका माथा पसीने से भीग गया। इसलिए तो फिर से मुझ पर गुस्सा होगी। क्या हुआ? वलीद शानू की तरफ से कोई जवाब न पाकर बोल पड़ा। कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए कमरे में आ गई। शानू की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? शानू को बार बार दरवाजे की तरफ देखकर वलीद बोल पड़ा। मैं नमाज पढ़ लूँ। शानू कमरे से निकलने ही लगी थी कि वलीद उसके सामने आ गया। शानू, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है यार? कज़न हूँ तुम्हारा, तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वलीद कहते हुए मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं हूं ना, इसलिए अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करती हूँ मैं। शानू ने बहाना बनाना चाहा। अच्छा, जब मैं बाहर से आया तब तो सबके साथ बैठी हुई थी तुम। जैसे ही मैं आकर तुम्हारे साथ बैठा तो उठकर ऊपर आ गई तुम। मुझे सब समझ आती है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा लाओ देखूं क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, डॉक्टर हूँ मैं, अभी देखता हूँ। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानू के माथे को छुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है मुझे, बस ज़रा सा। बढ़कर शानू के माथे को छुआ तो वो सिरदर्द था, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा।
चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजे पे माँ को देखकर उसके हाथ से शानू का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद। वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गई। शानू का चेहरा पसीने से भर चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी। चलें अब या यहीं अकेले बैठने का इरादा है? मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेले बैठने की कोशिश मत करना, यहाँ भूत है तुम्हारे कमरे में। लिया। शानू घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। कहते हुए वलीद तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। शानू भी तेजी से उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानू नमाज पढ़कर खाना खाने लग पड़ी सबके साथ। वलीद हंस हंस कर सबके साथ बातें कर रहा था। शानू को आते देख ताई के चेहरे के जाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानू ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। शानू को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो उसके कमरे के सामने उससे टकराए थे। उसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो उसे घर के लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आया। शानू नवाब से आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में कोई मेहमान आए क्या? राजदाना अंदाज में नवाब से बोली। तो नवाब ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। मेहमान तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा, इस घर में बस इतने ही लोग हैं। ये तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? नवाब हंसते हुए बोला। तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानू ख्वाब सी कैफियत में बोली। कौन? कहाँ? नवाब ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे सामने से तेजी से एक लड़का और लड़की गुजरे थे। मैंने आवाज़ दी लेकिन वो दोनों रुके नहीं, बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन छत पर तो बारिश हो रही है, इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा शानू? ताई जी की आवाज़ आई। लेकिन ताई जी मैंने खुद देखा है। बस करो शानू बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ। शानू की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानू चुपचाप खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। उसके जहन में वलीद के कुछ देर पहले की बात आ गई। इस कमरे में भूत हैं, इसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानू अभी तक वहीं बैठी थी आग के पास। उसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शानू ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानू मजीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो। वलीद हंस रहा था। शानू रो पड़ी। जब वलीद ने शानू की रसोई देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लगी। अच्छा यार, तुम तो बहुत हसास हो, छोटा सा मजाक क्या है, रोने वाली कौन सी बात है? प्लीज़ चुप हो जाओ। शानू मुसलसल रोए जा रही थी। शानू चुप हो जाओ वरना मैं बीच बीच के भूत बुला लूंगा। मैंने बीच में किसी को देखा था, एक लड़का और लड़की यहाँ से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानू दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानू की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तो तुमने इनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेजी से गुजरे यहाँ से। मैंने आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुके। अगर रुकते तो मैं इनका चेहरा देख लेती। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर देख कर आता हूँ। तुम यहीं रोको, बारिश रुक चुकी है, मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे। नहीं वलीद, तुम रहने दो, इस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, आओ। वो दोनों छत की तरफ चल पड़े। शानू डरते डरते वलीद की पीछे चल रही थी। पूरी छत पर देख लिया इन दोनों ने, लेकिन छत पर कोई नहीं था। वो दोनों नीचे वापस आ गए। छत पर तो कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ गए? शानू घबराते हुए बोली। शाम्भू, मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें कि वो। बोला, चलो अब दरवाजा बंद करके सो जाओ, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। कहते हुए वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। नमाज पढ़कर सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ ही देर हुई थी कि शानू को अपने कमरे की खिड़की के पास से किसी की बातों की आवाज़ आई। शानू जल्दी से खिड़की के पास गई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ उसे मुसलसल आ रही थी। अब तो शानू सच में डर गई थी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वही लड़की झूले पर बैठी थी और लड़का उसे झूला झुला रहा था, और वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। ए सुनो, कौन वो तुम? शानू ने ऊपर से ही इनको आवाज़ दी थी, लेकिन इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए हवेली में चले गए। शानू जल्दी से नीचे की तरफ भागी। उसका रुख हवेली की तरफ था। इससे पहले कि वो हवेली में दाखिल होती, वलीद उसके सामने आ गया। शानू को कमरे से बाहर निकलते देख चुका था वो, इसीलिए उसके पीछे पीछे चला आया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना, हवेली में जाना मना है, और तुम इस वक्त वहां जा रही थी। अगर वलीद, वो मैंने फिर से इन दोनों को देखा, वो झूला झुला रहा था। मैं सच कह रही हूँ वलीद। शानू खड़ा इसे झूला झुला रहा था, और उसके बाद जब मैंने वहां ऊपर से इनको आवाज़ दी तो वो दोनों भागते हुए हवेली की तरफ चले गए। इसीलिए मैं जल्दी से इनके पीछे जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। शानू, बस करो ये सब।
इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। बस करो, कब तक भागती रहोगी उसके पीछे जो अब है ही नहीं? बस कर दो, चल अपने कमरे में और जाकर आराम करो, तुम थक चुकी हो। वलीद उसे बाजू से खींचते हुए ऊपर ले गया। जाओ अंदर और खिड़की दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। शानो सोने के लिए लेट गई, खिड़की और दरवाज़ा बंद करके। उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शानो का सर दर्द से फटे जा रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली थी। तुम जितना मर्जी दूर भाग लो मुझसे, मेरे इतने ही करीब आऊंगी तुम। देखा, आ गई ना, तुम सिर्फ मेरी हो। शानो को अपने करीब से ये आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वलीद अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दादो सही कह रही थी, शानू यहाँ आते ही इन यादों में खो गई। मुझे इस सब से बाहर निकालना होगा, वरना तो ये पागल हो जाएगी। इसे यहाँ बुलाने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जो हुआ था, इस सब से बाहर नहीं निकली अभी तक ये। इसकी यादाश्त कमज़ोर तो हो चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सब भूल जाए। अब मुझे ही सब करना होगा। शानो को जिंदगी की तरफ वापस लाना होगा। माजी को भूलना ही पड़ेगा इसे, और ऐसा मैं करके छोड़ूंगा। अगले दिन वलीद जल्दी क्लिनिक के लिए निकल गया और नवाब तायाजी के और अब्बू के साथ ज़मीनों पर चला गया था। शानो दादू के साथ सहन में बैठी थी। चारपाई पर धूप निकली हुई थी। दादू शानो को उसके बचपन के किस्से सुना रही थी। अम्मा और ताई जी घर के कामों में मसरूफ थी। शानो पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। यही बात शानो को सता रही थी। शानो ने सोचा कि क्यों ना दादू से शेयर करूं ये बात, शायद वो मेरी बात का यकीन कर ले। दादू, मुझे आपसे एक बात करनी है। कल रात मैंने पिछले सहन में एक लड़की को देखा था। उसके साथ एक लड़का भी था और वो हवेली की तरफ भाग गए थे। शानो ने जल्दी से अपनी बात खत्म की। दादो ने हैरान होते हुए शानो की तरफ देखा। यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है शानो, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। दादो ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं दादो, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं दादू। मैं कल पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे एक लड़की और लड़के की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई देती हैं, किसी और को सुनाई नहीं देती क्या? और मुझे कल वलीद ने भी बताया था कि यहाँ भूत हैं। दादू, मुझे वापस जाना है। अब अब्बू से बात करें, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी मैं। शानो, क्या हो गया है? अभी तो कल ही तो आई हो, और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने वलीद के साथ। दादो ने उसके सर पर बम खोजा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ताई जी अचानक वहां आ गई। मैं आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी अम्मा जान। पहले के इसके दिए घम भूली नहीं हूं मैं अभी। असफन से इसकी शादी भी आप ही का फैसला था ना अम्मा? क्या हुआ, याद तो है आपको? भूली तो नहीं होंगी आप? इसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। अब दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शानू की अम्मी भी वहां आ चुकी थी। भाभी, खुदा का वास्ता है, शानू की तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी यादाश्त कमज़ोर हो चुकी है, वो सब भूल चुकी है। उसे फिर से याद मत करवाएं। सब ड्रामे हैं इसके, सब जानती हूँ मैं। इसको सब कुछ याद है। इसने मारा था मेरे इस हंद को, इसीलिए ड्रामे करती है ये सब। मेरे एक बेटे की जान लेकर सकून नहीं मिला इसे। अब मेरे वलीद के पीछे पड़ गई है। अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें माफ़ करें आप लोग, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। बस करो जाहिदा, बहुत बोल लिया तुमने मेरी बिची के बारे में। जो कुछ हुआ था उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक हादसा था। दादू बोल पड़ी थी। शानो बस चुपचाप सबकी तरफ देख रही थी। असफंत, उसके मुंह से ये नाम निकला और वो चारपाई पर गिर गई और चेहरा थपथपाना शुरू कर दिया। शानो, शानो को गिरते देख उसकी अम्मी जल्दी से उसकी तरफ, हुआ क्या तुम्हें? आंखें खोलो। वो जल्दी से फोन की तरफ बढ़ी और नवाब को जल्दी घर आने को कहा। शानो बेहोश पड़ी थी। वलीद जल्दी से घर पहुंचा। नवाब ने उसे फोन कर दिया था। शानो को वलीद ने उठाकर उसके कमरे में बेड पर लिटा दिया। उसकी अम्मी और वलीद उसके हाथ पांव मल रहे थे, लेकिन शानो को अभी तक होश नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया मेरे बेटी को? भाभी को नहीं रुकी। लो, मना भी कर रही थी मैं कि मरी बहम में शानो के सामने असफंत का, लेकिन भाई, इनकी बात पर वलीद ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। बिच्ची जान, आप परेशान नहीं हो। शानो बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया इसे। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इसका बीपी लो है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। आप चलें यहाँ से, इसे आराम की जरूरत है। वो टस से मस नहीं हुई तो वलीद ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने इल्तिजाई नजरों से वलीद की तरफ देखा। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मेरा यकीन करे जेची जान, शानो बिल्कुल ठीक है, अब चले मेरे साथ। वो इनको साथ लेकर बाहर आ गया और दादू के पास बैठ गए दोनों। हुआ क्या था आखिर शानो? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। वलीद इत्मीनान से बैठते हुए बोला, ये सब तेरी माँ की मेहरबानी है। मैंने तुम्हारे और शानो के रिश्ते की बात की तो शानो पर तब गई
कहती कि ये रिश्ता नहीं होने दूंगी न, और कहने लगी कि असफंद को शानो ने मारा है। पता नहीं क्या क्या बोलती गई, और ये हालत हो गई शानो की सुनते सुनते। समझाए दो अपनी माँ को, तुम्हारी शादी शानो से ही होगी। इससे पहले कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी अम्मी वहां आ गई। मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती जो कुछ असफन के साथ हुआ वो वलीद के साथ भी हो। क्या हो रहा है ये सब? वलीद के अब्बा की गर्जदार आवाज पर उनकी आवाज को ब्रेक लगी। ये कैसे बात कर रही हो तुम अम्मा से? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो जाहिदा, जैसा अम्मा चाहती है वैसा ही होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन खबरदार, जो अम्मा के फैसले को मानने से इनकार किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफी मांगो अभी अम्मा से। माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, लेकिन मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। वो सीख पा होती वहां से चली गई। वलीद भी माँ के पीछे कमरे में चला गया। अम्मी आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आखिर बुराई क्या है शानो में? आप क्यों जिद पकड़ कर बैठ गई हैं आप? ये देखो अभी एक दिन हुआ है इस लड़की को इस घर में आए हुए, और अभी तो बस शादी की ही बात चली है, और तुम इसकी खातिर अपनी माँ से जबान दराजी कर रहे हो। वो वलीद पर तप गई। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वलीद ने अपनी सफाई देना चाही। बस कर दो, सब जानती हूं मैं। ऐसे ही मेरे असफन को इस मनहूस ने अपने प्यार की जाल में फंसाया था, और अब तुम्हें फंसा रही है, लेकिन इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी जान, जैसे आप शानो को समझती हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है। भाई के साथ हुआ, ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। उसमें शानो की कोई गलती नहीं थी। आखिर कब तक आप शानो को कसूरवार समझती रहेंगी? जो हुआ उसे भूल जाएं और शानो को कबूल कर लें। वो मेरे भाई की बेवा है, और मेरी कजिन भी। जब घर में ही रिश्ता मौजूद है तो हम इसकी शादी बाहर क्यों करेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि घर में जो इन लड़का होते हुए भी अगर हम बाहर किसके लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो डूब मरने का मकाम होगा मेरे लिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, और एक बात ये कि रिश्ता दादों ने मेरी मर्जी से ही तय पाई है। मैं सच्चे दिल से शानो को कबूल कर चुका हूँ। इनको यहाँ भी मेरे कहने पर बुलाया है दादों ने, ताकि मेरी और शानो की शादी हो सके। मैं शानो के दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। वो अंदर ही अंदर घुटकर मर रही है। उसे एक सहारे की जरूरत है, और ये सहारा मैं बनना चाहता हूँ। इसलिए आप भी दिल से शानो को कबूल कर लें, मेरी इल्तिजा है आपसे। कहकर वो रुका नहीं, कमरे से बाहर निकल गया, और जाहिदा बेगम वहीं सर पकड़कर बैठ गईं। किसी से मैं क्या कहूँ जब अपना सिक्का ही खोटा है? लेकिन कुछ भी हो, वलीद अभी नासमझ है। मैं इसे ये गलती नहीं करने दूंगी, ये शादी नहीं होने दूंगी मैं। वलीद बाहर आया तो सब परेशान बैठे थे। भाई साहब, अगर भाभी को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो हम ये रिश्ता नहीं करते। कल को आपके घर के लिए मसले बनेंगे और हमारी बेटी के लिए मुश्किलात पैदा होगी। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजीद दुख देखे। आज जो कुछ हुआ है, कहीं दोबारा फिर ऐसा हुआ तो कहीं हम खो ना दे अपनी बेटी को। शानो की माँ परेशानी से बोली। चचे जान, आप परेशान ना हो, अम्मी ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, मैं शानो को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करें, बाकी सब फिक्रे छोड़ दें आप लोग। वलीद ठीक कह रहा है भाभी, अब शानो हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो मेरी भी बेटी है और मुझे वलीद पर पूरा भरोसा है। ये शानो का बहुत ख्याल रखेगा, आप लोग भी भरोसा रखें उस पर। ठीक है लाला, जैसे आपको बेहतर लगे, शानो के अब्बा ने जवाब दिया। ऊपर खड़ी शानो सारी बातें सुन रही थी। वलीद की नजर उस पर पड़ी तो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और वलीद भी टाइम देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। नवाब, तुम घर में ही रुको, हम लोग चलते हैं जमीनों पर, जाना जरूरी है। तुम घर में ही रुको, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। कहते हुए वो दोनों भाई बाहर की तरफ बढ़ गए। शानो अपने कमरे में चुपचाप बैठी सारा मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रही थी। असफंद कौन है? क्या ताई जी का एक और बेटा था और उसकी मुझसे शादी, और वो मर गया? ताई जी क्या कह रही थी? मैंने मारा उसे। शानो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर मेरी शादी हुई है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और वलीद से मेरी शादी तय कर दी दादों ने। मुझे इस बारे में वलीद से बात करनी होगी। आने दो जरा शाम को वलीद को। सारा दिन शानो वलीद का इंतजार करती रही। वलीद घर आया तो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शानो को अचानक अपने कमरे में देखकर वलीद चौंक गया। उसे पता ही नहीं चला कब शानो उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। शानो, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? वलीद को जब कोई और बात ना सूझी तभी तो बोल पड़ा। शानो मुंह फुलाए खड़ी वलीद की तरफ देख रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। वलीद टेंशन में पड़ चुका था। शानो की तरफ बढ़ा। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे? वलीद के बात पर शानो की आंखों से आंसू जारी हो गए। असफंद कौन है वलीद? मुझे आगे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे टालने की कोशिश मत करना। आज मैं इस बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ। सच बताओ मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। शानो मुसलसल रो रही थी।
ऐसे कौन से राज है मेरी जिंदगी के जिनसे मैं अनजान हूँ? मुझे क्यों याद नहीं आता कुछ? आखिर क्यों वलीद? शानू सर दोनों हाथों से थामते हुए नीचे कारपेट पर बैठ गई। वो थक सी गई थी इन सब यादों से पीछा छुड़वाते छुड़वाते। शानू को नीचे बैठते देख वलीद जल्दी से आगे बढ़ा और शानू को सहारा देते हुए सोफे पर बिठाया और जल्दी से पानी का ग्लास शानू की तरफ बढ़ाया। शानू ने पानी पीने से इनकार कर दिया। वलीद ने ग्लास उसके मुंह को लगा दिया। ना चाहते हुए भी शानू को पानी पीना पड़ा। उसने बेमुश्किल 2 घूंट पानी पिया और ग्लास पीछे कर दिया। अब वलीद ने कोई मुजाहमत नहीं की और ग्लास साइड पर रख दिया और खुद घुटनों के बल शानू के सामने बैठ गया। शानू अभी भी रो रही थी। वलीद को उसकी आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। दुख से आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए दोबारा आंखें खोल दी उसने। शानू प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वलीद का लहजा दर्द भरा था। शानू ने ना चाहते हुए भी वलीद की तरफ नजरें उठाकर देखा। उसकी नजरों में क्या था? मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी। शानू कुछ समझ ना सकी और आंसू साफ करते हुए नजरें झुका गई। शानू, जो कुछ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ ऐसा होना किस्मत में लिखा था। तुम खुद को कसूरवार ना समझना कभी भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द तुम मेरे निकाह में होगी। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। बहुत जल्द हमारी शादी है और ये फैसला मेरा अपना है। किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ। ये भी तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं किसी हमदर्दी के तहत तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। सही वक्त दूंगा मैं तुम्हें, आने पर सब कुछ बता दूंगा। अभी ये वक्त ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ अपने कमरे में, खाना लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। शानू का गाल थपथपाते हुए वलीद उठ खड़ा हुआ। और अगर मैं इस शादी से इनकार करूँ तो? शानू की आवाज वलीद के कानों में पड़ी। उसके बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। वो शानू की तरफ पलटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस शादी से सब घर वालों की खुशहाल जुड़ी है और मेरी भी। ये शादी मेरी मर्जी से तय पाई है और जो काम मैं तय कर लूं वो मैं मुकम्मल करके छोड़ता हूं और अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं मैं, याद रखना। उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। अब जाओ अपने कमरे में, खाना वहीं ले आऊंगा मैं। मुझे नहीं करनी ये शादी। सबकी खुशियों की खातिर मैं ही क्यों अपनी जिंदगी कुर्बान करूं? मैं तब इस शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते। शानू की सुई अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। वलीद गुस्से से शानू की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। एक बार जब मैंने कह दिया कि सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा तो तुम जिद्दी क्यों नहीं? दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी तुम मेरे साथ? ना चाहते हुए भी वलीद का लहजा सख्त हो चुका था। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शानू को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शानू रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अंदर से दरवाजा बंद करके सर घुटनों पर रखकर रोने लग पड़ी। कुछ देर बाद वलीद कमरे में आया तो शानू कमरे में नहीं थी। वो खाना लेकर शानू के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा नॉक किया लेकिन शानू ने दरवाजा नहीं खोला। वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने किताबों वाली अलमारी में से एक मखसूस किताब उठाई तो उसके और शानू के कमरे के बीच में एक खुफिया दरवाजा खुल गया। वलीद खाना लेकर शानू की तरफ बढ़ा। वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। वलीद को अचानक कमरे में आते देख वो चौंक उठी और हैरान सी नजरों से कभी वलीद को देखती तो कभी किताबों वाली अलमारी को। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कोई दरवाजा भी हो सकता है। वो यकटक वलीद को देख रही थी। वलीद ने खाना लाकर बेड पर रख दिया और खुद भी वहीं बैठ गया। ऐसे मत देखो, मुझे नजर लगानी है। जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे ही देखती रहो। वलीद मुस्कुराते हुए बोला। वलीद की बात पर शानू नजरें झुका गई। ये दरवाजा कब से है यहाँ और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? शानू झुकी नजरों से बोली। ये अच्छी बात नहीं आप चोरों की तरह मेरे कमरे में घुस गए। जरूरी नहीं हर बात बताई जाए। जिसके पास दिमाग हो उसे खुद ही नजर आ जाती हैं चीजें। वलीद मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। और मैं कोई चोर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। और ये कमरा मेरी होने वाली बीवी का है। मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से। वलीद प्लेट में खाना डालते हुए बोला। ये लो खाना खाओ। वलीद प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन शानू पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही बैठी रही। शानू खाना खा लो, वलीद फिर से बोला। लेकिन शानू अपनी जगह से नहीं हिली। शानू प्लीज खाना खा लो, वलीद ने आहिस्ता से पुकारा तो शानू ने नजरें उठाकर वलीद की तरफ देखा। इसकी आंखों में इल्तिजालो थी। शानू ज्यादा देर वलीद की आंखों में ना देख सकी और नजरें चुका गई। खाना खाने में मसरूफ हो गई। वलीद वहीं बैठा इसे खाना खाते देखता रहा। जब शानू ने खाना खा लिया तो वलीद ने दवाई इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे शानू ने बिना चूं चरा किए निगल लिया। अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए वलीद जहां से आया था वहीं से कमरे से बाहर निकल गया और शानू कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई। वलीद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सच जान के रहूंगी।
सारे राज इस हवेली में दफन हैं। कल मैं वहां जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। अगर आगे इन यादों से पीछा छुड़वाना है तो। सोचते सोचते शानू सो गई। वलीद कमरे में आया तो सोचों में गुम बालकनी में खड़े नीचे देख रहा था जब उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। वलीद, क्या है ये सब? वो गुस्से में लग रही थीं। क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वलीद को उनके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। यही जो तुम करते फिर रहे हो। अभी शादी हुई नहीं है और तुम अभी से इस लड़की के गुलाम बन गए हो। वो गुस्से से बोली। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप इतने गुस्से में हैं? वलीद को समझ नहीं आ रही थी उनके इस रवैये की। यही कि तुम खाना तो अपने लिए क्या कर ऊपर लाए हो, लेकिन इसके कमरे में क्या कर रहे थे? इसके लिए खाना लेकर आए थे तुम? वलीद, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? अभी निकाह हुआ नहीं और तुम्हें उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया इस लड़की ने। अभी से इसकी खिदमतों में लग गए हो। बस कर दें अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बस इसके लिए खाना लेकर आया हूँ। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। आपको तो पता है सब। हाँ हाँ, सब पता है मुझे जो ड्रामे ये करती फिर रही है। मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी तुमसे, याद रखना इस बात को। कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम। कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकल गई और वही कुर्सी पर बैठ गया सर थामकर। दादू से बात करनी होगी मुझे, जितनी जल्दी हो सके ये निकाह हो जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। सोचते हुए वलीद दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर दादू ने ऐलान किया कि आज शाम को वलीद और शानू का निकाह है। शाम तक सारी तैयारियां देख लो तुम लोग। इतनी जल्दी अम्मा जान? कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी? शाम तक कैसे होगा सब कुछ? शानू की अम्मी बोल पड़ी। तुम फिक्र न करो बहू, कोई तैयारियां नहीं करनी। बस चंद मेहमानों को बुलाना है और निकाह ख्वां को बुलाकर निकाह पढ़वाना इन दोनों का। और क्या? वलीद, शानू के लिए और अपने लिए जोड़ा तुम लेकर आओगे। वो वलीद को मुखातब करते हुए बोली। जी ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम को जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वलीद एक नज़र शानू पर डालते हुए वहां से चला गया। शानू चुपचाप सबसे लाताल्लुक में मसरूफ थी। वो ऐसे जाहिर करी थी जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और तुम दोनों चंद करीबी रिश्तेदारों को दावत दे दो निकाह की। वो अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए बोली। जी अम्मा जान। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। नवाब की उनके साथ चला गया बाहर। आप ये ठीक नहीं कर रही अम्मा जान। सबके वहां से जाते ही वलीद की अम्मी बोल पड़ी। ये ज्यादती है मेरे बेटे के साथ, मैं इस लड़की को रहने नहीं दूंगी इस घर में। चुप करो तुम बहू, कोई ज्यादती नहीं हो रही तुम्हारे बेटे के साथ। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। वो भी गुस्से से बोली। और तुम होती कौन हो शानू को इस घर से निकालने वाली? ये घर इसका भी है, समझी तुम? अब जाओ और जाकर निकाह की तैयारी करो। वो गुस्से से आग बगोला होती वहां से उठ खड़ी हुई। घर में जोरों शोर से शानू और वलीद के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सब मेहमान आ चुके थे। शानू और वलीद भी तैयार हो चुके थे। निकाह ख्वां आ चुका था और यूं दोनों ने निकाह में एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह के बाद दोनों को एक साथ बिठा दिया गया। शानू के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वो तो कहीं और ही गुम थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। वो बैठी तो यहाँ थी लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। सब घरवाले इस निकाह से खुश थे, सिवाय वलीद की अम्मी के। वो बेदिली से इस निकाह के फंक्शन में शामिल हुई थी। रात के 10 बजे शानू को उसके कमरे में भेज दिया गया था। सब मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे। वलीद नीचे ही था सब घर वालों के साथ। शानू ख्वाब सी कैफियत में हवेली की तरफ बढ़ गई। सब लोग अंदर थे कमरों में, इसीलिए किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। वो अंधेरे की परवाह किए बगैर चलती चली गई। आज हमारा निकाह हो गया, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक मर्दाना आवाज़ शानू के कानों में पड़ी। इसी आवाज़ के ताकुब में वो हवेली की छत पर कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। एक लड़का और लड़की दुल्हा दुल्हन के लिबास में खड़े वहां बातें कर रहे थे। शानू जब आगे बढ़ी तो लड़की का चेहरा देखकर शानू के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, खुद शानू ही थी। मैं? ये? उसने खुद ही से सवाल किया। इन दोनों की नज़र शानू पर नहीं पड़ी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे, एक दूसरे में मिलन थे। तभी 2 बच्चे सीढ़ियों से भागते हुए छत पर आ गए। वो दोनों बच्चे झगड़ते झगड़ते छत के किनारे पहुंच चुके थे। वो लड़का जल्दी से उन बच्चों की तरफ बढ़ा और उनको किनारों से हटने को कहा, लेकिन वो दोनों मुसलसल एक दूसरे को मार रहे थे। उस लड़के ने आगे बढ़कर उनको छुड़वाने की कोशिश की तो उसे एक जोर का धक्का लगा। वो संभल ना सका और हवेली की छत से नीचे सहन में जा गिरा। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ी। असफन! उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली इस नाम के साथ, और वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ गई। शानू छत पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे इस हालत में। उसमें मिलने तक की हिम्मत नहीं रही थी। असफंद उठो! वो जल्दी से उसके पास पहुंची, लेकिन असफंद उसके सामने दम तोड़ गया और वो चीखते चीखते बेहोश हो गई। ये सब शानू के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शानू को सब कुछ याद आ रहा था।
वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ी, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। असफंद, उसके लहर से ये नाम निकला। असफंद। वो चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाते रोना शुरू हो गई। उसे सब याद आ चुका था। उसके और असफन के निकाह की रात वो दोनों छत पर आए थे। असफन छत से गिरा था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। सदमे से उसकी यादाश्त जा चुकी थी। हवेली का राज उसके सामने खुल चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाकर असफन को पुकार रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे असफंद अभी अभी यहाँ गिरा हो। वो भूल चुकी थी कि उसका और वलीद का निकाह हो चुका है। शानू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहां आ पहुंचे। शानू जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह पर बस यही अल्फाज थे, असफंद, मुझे छोड़कर मत जाएं। वो 3 साल पहले वाली शानू समझ बैठी थी खुद को। वो असफंद को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। असफंद उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर दूर आसमान में कहीं गायब हो गया था। जब शानू की आंख खुली तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी और वलीद भी वहीं उसके पास बैठा था कुर्सी पर, उसका हाथ थामे हुए। वो शानू के होश में आने का इंतजार कर रहा था। शानू उठकर बैठ बोली, असफन मर गया मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर सकी। शानू रोते हुए। वलीद ने आगे बढ़कर शानू को गले से लगा लिया। नहीं शानू, नहीं, रोना बंद कर दो। बस आज रो लो जितना रोना है, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। वलीद शानू के आंसू साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ कमरे से बाहर जाने के लिए। शानू ने वलीद का बाजू थाम लिया तो वो मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। असफन 3 साल पहले मर गया था, मेरा बड़ा भाई, जो मुझे बहुत अजीज था। अमेरिका जाते हुए मुझे ये नहीं पता था कि मैं आखिरी बार देख रहा हूँ अपने भाई को। उस दिन मेरी फ़ोन पर बात हुई थी भाई से, जिस दिन तुम दोनों का निकाह था। भाई बहुत खुश था। तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थे, बाकी सब तो तुम्हें याद आ ही चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो जो लड़का और लड़की तुम्हें नज़र आते थे वो कोई और नहीं, तुम दोनों ही थे। वो तुम्हारी यादें थी जो इस हवेली से जुड़ी थी। जो होना था हो चुका। अब वो सब कुछ मैं वापस तो नहीं ला सकता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकूं। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। कोशिश करूंगा कि तुम्हें माजी भुला सकूं। कोशिश करूंगा तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकूं। मैं कोशिश करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने शानू की तरफ हाथ बढ़ाया। शानू ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वलीद का हाथ थाम लिया। वलीद के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। एक फैसला मैंने और किया है। हमारी शादी के बाद हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती। उनको कुछ टाइम लगेगा तुम्हें अपनाने में। इसीलिए मैंने ये चाहता कि उनकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बता देना। शानू चुपचाप वलीद की बातें सुन रही थी। वक्त किस लिए? वलीद नासमझी में बोला, शादी के लिए? मुझे भी शादी के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शानू आहिस्ता से बोली, मुझे कुछ वक्त चाहिए। शानू मध्यम आवाज में बोली, अच्छा कितना वक्त चाहिए? वलीद कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं। शानू लापरवाही से जवाब दिया, ओहो, अब कोई वक्त नहीं मिलना तुम्हें। पहले मैंने 2 साल बहुत मुश्किलों से तुम्हारा इंतजार किया है। वलीद सर हिलाते हुए बोला, जो होना था हो गया। अब खुद को तैयार करो आने वाले कल के लिए। हमारा निकाह हो चुका है और इसी महीने शादी है हमारी। मैं चाहता हूँ कि जब तुम रुखसत होकर मेरे पास आओ तो माजी को भुला कर आओ। मैं चाहता हूँ तुम नए ख्वाब बुनो, जिनमें सिर्फ मैं और तुम हो, किसी तीसरे की गुंजाइश ना हो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कब तक माजी के पीछे भागती रहोगी? अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा नाम ही नहीं जुड़ा तुम्हारे नाम के साथ, बल्कि हमारी जिंदगियां जुड़ चुकी हैं। ये पूरा का पूरा वलीद, हैंडसम, घर, नौजवान प्लस डॉक्टर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वो सीने पर हाथ रखकर थोड़ा शानू की तरफ झुकते हुए बोला। इस बात पर शानू की हंसी छूट गई। शानू को हंसते देखकर वलीद ने दिल ही दिल में इसकी खुशियों की दुआ मांगी। 1 हफ्ते बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शानू वलीद की जिंदगी में शामिल हो गई और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग पड़े। शादी के 1 महीने बाद ही वलीद ने अपना ट्रांसफर शहर के एक हॉस्पिटल में करवा लिया और शानू को लेकर शहर आ गया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग पड़े। वलीद के यहाँ से जाते ही उसकी माँ को बेटे की कमी शिद्दत से महसूस होने लग पड़ी। आखिर